सफलता मिले ना मिले ये तो मुकद्दर की बात है, पर हम कोशिश भी ना करें ये तो गलत बात है। हेलो दोस्तों, मैं हूं अखिलेश धाकड़ और स्वागत करता हूं पिनेकल के ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों, हम लास्ट मोमेंट में मिले थे एक चयनित छात्रा के साथ जिसका नाम था सोनम। ओके, हम आज एक और छात्र से मिलने जा रहे हैं जिनका भी एसबीआई क्लर्क में जो फाइनली अभी रिजल्ट जिसका क्लियर हुआ है फ्राइडे इवनिंग को, मैंने पहले भी बताया था, तो उसी में उनका सिलेक्शन हुआ है। उन्हीं से आज हम बात करने जा रहे हैं कि उनका जो एक्सपीरियंस था वो कैसा क्या रहा, पिनेकल के साथ वो जुड़े, उनके बाद उन्होंने किस तरह से तैयारी की, उनके बारे में हम जानेंगे। हेलो ललित, कैसे हैं आप? सर फाइन। ठीक है, तो आप अपने बारे में थोड़ी सी इन्फॉर्मेशन दीजिए, अपना एजुकेशन बैकग्राउंड क्या रहा था और आपको पहले कब ऐसा लगा कि आपको बैंकिंग सेक्टर में जाना चाहिए? सर वैसे तो मेरा नाम ललित गौर है। मैं बेसिकली हरदा डिस्ट्रिक्ट से बिलोंग करता हूँ। मेरे फादर जो है फार्मर है, मतलब पुअर बैकग्राउंड से बिलोंग करता हूँ। मैंने इंजीनियरिंग पास आउट की है 2014 पास आउट। 2014 में आपका इंजीनियरिंग कंप्लीट हो गया था। मैं मैकेनिकल ब्रांच से, मतलब कोर ब्रांच थी मेरी, ताकि तो मेरे को काफी स्कोप था मेरी जॉब में। उसमें मैंने 2015 में मतलब प्राइवेट सेक्टर में पुणे जॉब ज्वाइन की। मैं इसका मतलब आपने इंजीनियरिंग को प्रेफरेंस दी, आप पुणे गए और वहाँ पे जॉब करने लगे? मेरी कोर ब्रांच थी तो मैंने इंजीनियरिंग को प्रेफरेंस दिया, मुझे पसंद थी ब्रांच। मैंने पुणे गया, तकरीबन मैंने 8 to 10 मंथ मैंने पुणे में जॉब की। ओके, सुजलान पावर में। ओके, मतलब काफी अच्छा समय था स्टार्टिंग में। लास्ट में मैं क्या था, बहुत फ्रस्ट्रेट होने लगा था। जॉब प्राइवेट जॉब में मतलब बहुत बर्डन आने लगा था वर्क का मुझे। मतलब आपको कहीं ना कहीं फ्रस्ट्रेशन लगने लगा था कि प्राइवेट जॉब एक अच्छा जॉब नहीं, आपको गवर्नमेंट जॉब की तरफ जाना चाहिए। हाँ, मुझे मेरे फैमिली ने भी यही सजेस्ट किया, बोले तेरे पास अभी टाइम है, तू चाहे तो कुछ ना कुछ और अच्छा कर सकता है अपनी लाइफ के साथ में, अभी टाइम निकला नहीं है तेरा। तो कहीं ना कहीं मैंने 2015 एंड में 2016 स्टार्टिंग में ये डिसीजन लिया कि मैं गवर्नमेंट सेक्टर की तरफ मूव करना चाहूंगा। इसमें मेरी लाइफ में मेरी फैमिली भी सिक्योर हो जाएगी। मेरी फैमिली में मेरे पेरेंट्स, मम्मी पापा हैं और कोई नहीं और मैं ही। मतलब 1 साल आपने इंजीनियरिंग के साथ जॉब किया आपने, उसके बाद में आपने डिसाइड किया कहीं ना कहीं आपको किसी और गवर्नमेंट सेक्टर में शिफ्ट करना चाहिए। ठीक, तो मैंने गवर्नमेंट सेक्टर के थ्रू मूव किया। फिर मेरे एक फ्रेंड है नारायण गौर, उसके थ्रू मुझे पिनेकल इंस्टीट्यूट के बारे में पता। पिनेकल इंस्टीट्यूट आपने फ्रेंड से सजेशन मिला कि वो यहीं पे ज्वाइन किया हुआ था, वो खुद भी पास आउट है यहीं से अभी। तो उसे मुझे पता चला पिनेकल के बारे में, वो यहाँ पे आता था तो मैं भी उसके साथ में आकर मैंने ज्वाइन कर लिया। स्टार्टिंग में मैंने कुछ टाइम 4 मंथ तकरीबन मैंने मेरा बेसिक कंप्लीट किया। उसके बाद फिर मैं यहाँ पे सिटिंग करने लगा। यानी कि आपने 4 मंथ तक बेसिक जो आपका पिनेकल इंस्टीट्यूट में जो सेशन चलता है उसको आपने कवर किया। उसके बाद में फिर आपने स्ट्रेटेजी कुछ ना कुछ बनाई होती, तो सबसे पहले आपके दिमाग में क्या आना चाहिए था कि आपको क्या करना चाहिए, और सबसे पहले जो पढ़ाओ आपका पढ़ा किस एग्जाम्स के लिए गए थे आप? सबसे पहले तो मैंने जैसे 4 मंथ का बेसिक किया, उस टाइम मुझे ये पर्टिकुलर पता नहीं था कि मैं बैंकिंग में ही जाऊंगा। मैंने 4 मंथ बेसिक कंप्लीट किया। उसके बाद मुझे ये बैंकिंग के बारे में ये जानकारी मिली कि बैंकिंग का जो है वो एकदम फास्ट फॉरवर्ड है, तरीका है। फट से एग्जाम आई, फटाफट हो जाता है, सिलेक्शन भी फटाफट सिलेक्शन। मुझे जल्दी सिलेक्शन चाहिए था, इसलिए मैंने बैंकिंग सिलेक्ट किया। बाकी रेलवे हुआ, एसएससी हुआ, बैकॉम हुआ, इनमें प्रोसेस बहुत लंबी रहती है, साल भर तकरीबन बेसिक बीत जाता है। तो मुझे पता चला बैंकिंग में फटाफट वैकेंसीज आती हैं, इसलिए मैंने बैंकिंग प्रेफरेंस दिया होगा। बैंकिंग सेक्टर में वैकेंसीज और उसका रिजल्ट यानी कि आउटपुट बहुत जल्दी मिल जाता है। तो इसलिए मैंने बैंकिंग को 2016 एंड में मैंने मतलब बेसिक कंप्लीट किया मेरा, और 17 से तकरीबन यहाँ पे मैंने सिटिंग स्टार्ट कर दी मेरी। पहली एग्जाम आपकी कौन सी थी? मैंने पहली एग्जाम मेरी दी थी सिंडिकेट बैंक। सिंडिकेट बैंक। क्या उसका रिजल्ट रहा था? उसका रिजल्ट ये रहा था कि मैं उसमें एक सेक्शन अटेम्प्ट ही नहीं कर पाया था स्टार्टिंग में। मतलब इतना हो गया था मेरा कि मैं सही से मैनेज नहीं कर पाया टाइम, एक सेक्शन ही अटेम्प्ट। टाइम मैनेजमेंट का इशू पहले एग्जाम में मेरे साथ आया। फिर आपकी पहली एग्जाम में कौन सी रही थी जिसमें आपको लगा कि नहीं आपने प्री निकाल दिया या मेंस निकाल दिया? ऐसी कौन सी पहली एग्जाम? सबसे पहली मेरी एग्जाम रही थी आईबीपीएस क्लर्क। आईबीपीएस क्लरिकल मैंने 16 एंड में ही दी थी और फर्स्ट अटेम्प्ट में ही मेरा प्री निकल गया। तो मुझे कहीं ना कहीं कॉन्फिडेंस आया कि मैं एग्जाम क्लियर कर सकता हूँ। हालांकि वहाँ पे मेंस में मेरा डिफरेंस ज्यादा रह गया था। तो फिर मैंने एक स्ट्रेटेजी बनाई कि क्यों ना मेरी मतलब प्री निकल सकती है तो मैं मेंस के लिए भी थोड़ा सा शुरू से पढ़ूंगा, तो मेरा मेंस भी एक साथ क्लियर हो पाएगा। तो फिर मैंने 17 में उसके बाद में आपने एक स्ट्रेटेजी बनाई कि मुझे प्री तो पढ़ना ही पढ़ना है, उसके साथ साथ प्री के पहले ही मेंस का डेटा भी कवर, मेंस का डेटा भी थोड़ा सा जीए वगैरह कवर करते चलो तो क्या मेंस का भी डेटा कवर है, लास्ट में बर्डन नहीं आता तुम्हारे ऊपर। तो मैंने 17 में मैंने तकरीबन बहुत तरीके से अच्छी पढ़ाई करी। मैं 17 में मैंने अच्छी जो उसके साथ में पढ़ाई की, मुझे निकालना ही हुआ। तो उसका रिजल्ट ये रहा 17 एंड में कि आरआरबी पीओ का मेरा प्री निकला, आरआरबी पीओ का मेंस निकला, फाइनली इंटरव्यू देके फेस करके आया मैं।
मतलब ओवरऑल मेरिट लिस्ट में मेरा नाम पहली बार आपको बहुत ज्यादा जो खुशी मिली थी वो आरआरबी पीओ ने दी थी, उसका प्री मेंस और इंटरव्यू तक। इंटरव्यू के बाद में क्या आपका हुआ नहीं हुआ, क्या रहा था सर? फाइनल ओवरऑल में मेरे 2 या 3 नंबर से तकरीबन ओवरऑल मेरिट लिस्ट में रुक गया था। अच्छा, मेरिट लिस्ट से बाहर हो गए थे, लेकिन आपने तीनों जो स्टेज थे वो तीनों क्लियर की थी। मेरा इंटरव्यू भी अच्छा गया था, कहीं ना कहीं मेरे को 60 मार्क्स मिले थे आउट ऑफ 100, तो इंटरव्यू भी अच्छा गया था। लेकिन ओवरऑल में मेरे रिटर्न से ज्यादा मार्क्स ऊपर नहीं थे, बिकॉज मैं जनरल कैटेगरी से बिलोंग करता था, इसलिए मेरे को तकरीबन 10 मार्क्स ऊपर चाहिए थे। कैटेगरी वाइज आपको एक प्रॉब्लम भी फेस करनी थोड़ी सी मतलब 17 में मैंने 17 में मैंने IBPS क्लर्क का जो मेंस रुका था मेरा, वो कैटेगरी वाइज ही रुका था। ओबीसी का कट ऑफ क्लियर हो गया था, लेकिन जनरल का क्लियर नहीं हो पाया था। फिर ऐसी कौन सी एग्जाम आपको लगी कि नहीं यार अभी फाइनली मेरी निकलने वाली है? SBI क्लर्क जो अभी फाइनल आपका है, इससे पहले कौन सी एग्जाम आपने SBI PO भी उसी के बाद में हुआ था, उसका कैसे क्या रिजल्ट रहा था आपका? जैसे मैंने 17 में मेरा नहीं हो पाया, तो उसके बाद में फिर मैंने बहुत ज्यादा, मैं उस टाइम पे थोड़ा सा प्रॉब्लम टेंशन में आ गया था कि मेरा इतना फाइनल आके रुक गया, कहीं ना कहीं मेरी पब्लिसिटी हो गई थी कि इसका निकलने वाला है, उसके बाद नहीं हुआ, तो थोड़ा सा इंसान मेंटली डिप्रेशन में चला जाता है। फिर मैंने 18 में शायद कहीं ना कहीं वो डिप्रेशन में इंसान एग्जाम देता है ना, तो उसका नहीं निकलता। 18 मेरा पूरा ब्लैंक गया। 18 मतलब फ्रस्ट्रेशन के कारण आपका थोड़ा समय जो है वो बेकार गया पूरा। 18 मेरा ब्लैंक गया, कहीं ना कहीं कोई सिलेक्शन नहीं हुआ, एक एग्जाम नहीं निकली, मेरा और फ्रस्ट्रेशन हावी होता जा रहा था मेरा। मतलब हम स्टूडेंट्स को ये बता सकते हैं कि आपको फ्रस्ट्रेट नहीं होना है, आपको लगातार प्रयास माइंड से एग्जाम देना है, बिल्कुल फ्री माइंड। जितना फ्री से दोगे उतनी एग्जाम अच्छे से क्लियर कर पाओगे, ये बात है। मतलब स्टूडेंट को हम एक बात तो बता सकते हैं कि आपको फ्रस्ट्रेट बिल्कुल भी नहीं होना। भले आपका एक एग्जाम में सिलेक्शन नहीं हुआ, प्री निकल गया, मेंस निकल गया, अगर इंटरव्यू नहीं निकल पा रहा है तो आपको वेट करना है, आपको इंतजार करना है और आगे भी एग्जाम देते रहना। मतलब गिव अप नहीं करना। मैंने लाइफ से एक चीज सीखी है कि कहीं ना कहीं तुम्हें गिव अप नहीं करना है। ऐसा कोई इंसिडेंट हुआ था कि आपको लगा कि यार आपके जो साथ वाला कोई फ्रेंड है उसका सिलेक्शन हो गया है लेकिन आपका सिलेक्शन नहीं हुआ, तो उस समय कैसा क्या फीलिंग रही थी आपकी? कहीं ना कहीं 17 तक ही लास्ट तक मेरे साथ वाले जो बेच थे, हम 10 से 15 लोगों के लड़कों का ग्रुप था, तो उसमें से सारे लगभग 90% लोगों सिलेक्ट हो चुके थे। 10 to 15 जो स्टूडेंट्स थे जिनके फोटो हमारे पीछे लगे भी हुए हैं, बिल्कुल यहीं पे लगे हैं, सब यहीं से निकले हुए हैं, पास आउट हैं पिनेकल इंस्टीट्यूट से। तो मुझे और थोड़ा सा टेंशन आ गया कि मेरे साथ वाले सारे बेच वाले निकल गए, तकरीबन हम केवल 2 या 3 लोग यहाँ पे बचे थे। तो फिर हमने सोचा कि यार कहीं ना कहीं हमें भी, जब ये लोग निकल सकते तो क्यों ना हम भी निकाल सकते हैं, हमारे साथ ही निकाल सकते हैं। अब यहाँ पे क्वेश्चन है कि जो आपके सब्जेक्ट होता है, अगर प्री और मेंस दोनों के मिला दो तो आपका इंग्लिश हो जाता है, मैथ्स हो जाता है, रीजनिंग, GA, करंट अफेयर्स वगैरह हो जाता है, कंप्यूटर भी आ ही जाता है। तो आपको जो मेजर हर्डल्स मिली थी यार ये वाला जो सब्जेक्ट है, अगर ये नहीं होता तो मैं पहले अटेम्प्ट में निकाल देता, और फिर उस सब्जेक्ट के लिए आपने क्या स्ट्रेटेजी बनाई? देखो, सबसे पहले तो मैं शायद MP बोर्ड से बिलोंग करता हूँ, हिंदी मीडियम से, तो मुझे कहीं ना कहीं इंग्लिश की प्रॉब्लम आई। इंग्लिश एक मेजर हर्डल था। मेजर हर्डल मेरा था इंग्लिश था। बाकी सेक्शन मेरे अच्छे थे, बिकॉज इंजीनियरिंग पास आउट था, मैथ्स रीजनिंग अच्छा था मेरा, जी करंट अफेयर में पढ़ सकता था, लेकिन मुझे इंग्लिश ने ही मुझे 2 साल रोक के रखा। मुझे इंग्लिश के लिए जब आपको पता चल गया कि मेरा मेजर प्रॉब्लम है, मेजर हर्डल सब्जेक्ट है इंग्लिश का, तो उसके लिए आपने क्या प्लान्स बनाए? जैसे मैं हेल्प बताना चाहूंगा लोगों को, देखो तुम जो तुम्हारी चीज की जो तुम्हारा वीकनेस रहेगी ना, तुम्हें उस पर ही वर्क करना पड़ेगा, क्योंकि तुम्हारी जो एग्जाम निकलेगी ना उसी के थ्रू निकलेगी। यानी कि अगर आपका मैथ्स रीजनिंग बहुत स्ट्रॉन्ग है, बहुत सारे स्टूडेंट मुझे मिलते हैं जो इंग्लिश का इशू है, तो आप एक काम करिए, इंग्लिश के लिए बहुत अच्छा पॉइंट मुझे इन्होंने भी बताया था जब हम इंटरव्यू स्टार्ट करने जा रहे थे, कि आप इंग्लिश में कॉम्प्रिहेंशन पे ज्यादा ध्यान दीजिए। बहुत सारे बच्चे क्या मैथ्स रीजनिंग दिन भर पढ़ते रहते, बहुत अच्छा आप करिए। इंग्लिश में आप ये ध्यान रखिए कि जो आपका न्यूज़पेपर आता है उसमें एडिटोरियल है, वो समझ में आपको आता है या नहीं आता है, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, आप उसको रोज पढ़ना है। और जो प्रीवियस ईयर के पेपर है उनको भी आपको सॉल्व करना है। अच्छा, इसमें एक और पॉइंट आता है कि आप ऑनलाइन जो टेस्ट होता है उसका भी बहुत प्रेफरेंस है, क्योंकि ऑनलाइन टेस्ट जब हम ऑफलाइन देते हैं तो ऑनलाइन देते हैं, दोनों में डिफरेंस आता है। ऑनलाइन बहुत ज्यादा सुटेबल रहता है तुम्हारे साथ। मैं कहूंगा कि तकरीबन तुम्हें नहीं तो एक दिन में 1 टेस्ट देना ही चाहिए। ऑनलाइन 1 टेस्ट दो, आप उसका अच्छे से एनालिसिस करो, उसके बाद तुम बाकी एनालिसिस के लिए क्या करते थे आप? एनालिसिस खुद से करते थे या किसी का हेल्प लेते थे, या वहीं पे जहाँ से भी आपने ऑनलाइन जो पिनेकल का प्लेटफॉर्म है? मुझे पिनेकल से यही सबसे चीज का फायदा अच्छा लगा कि यहाँ पे सीटिंग व्यवस्था बहुत प्यारी है। यहाँ पे मतलब यहाँ पे आके आप घर में जैसे पढ़ाई नहीं हो पाती अकेले सिंगल में, यहाँ पे आके 4 लोग बैठे रहते हैं, फैकल्टीज वगैरह रहती, तो आप यहाँ पढ़ते हो, कुछ प्रॉब्लम आती है तो उनसे क्वेरी सॉल्व कर सकते हो। एक अच्छा पॉइंट ये है कि आप अपने डाउट सॉल्व कर सकते हैं बिल्कुल। यहाँ पे इंग्लिश का मैं यही बोलूंगा कि मुझे सबसे ज्यादा फायदा हुआ रीडिंग से और वोकेब से। मैंने कंटिन्यू रीडिंग करी, 1-1.5 घंटे में इकोनॉमिक टाइम द हिंदू पढ़ता था, और वोकेब डेली 10 वोकेब डेली लर्न करता था।
कहीं ना कहीं मुझे 6 मंथ में उसका फायदा मिला और मेरे सारे कट ऑफ क्लियर होने लगे बिल्कुल। मैंने एक छोटा सा पॉइंट देखा कि बच्चे इंग्लिश के लिए पढ़ना तो स्टार्ट करते थे, लेकिन वो 1 महीने 1.5 महीने इतने में वो गिव अप कर देते हैं। आपको ये पढ़ना तो है, लेकिन आपको 6 से 8 महीने तक लगातार पढ़ना, तब जाके आपको हल्का सा डिफरेंस मिलेगा। और जब आप आपका मॉक टेस्ट या ऑफलाइन या ऑनलाइन टेस्ट देंगे तो आप थोड़ा सा डिफरेंस अपने आप में पाएंगे और धीरे धीरे आपको डिफरेंस मिलेगा। हाँ, इंग्लिश एकदम से मतलब इंस्टेंट रेट नहीं मिलता तुम्हें, थोड़ा थोड़ा टाइम कर करके आएगा, लेकिन डेफिनेटली आएगा। मतलब कोई सा ऐसा सब्जेक्ट नहीं है जो तुम्हें बिल्कुल हो ना लास्ट तक, लेकिन इंग्लिश आराम से 6 मंथ में कवर की जा सकती है। अब अंतिम में अगर आप अपने जो पिनेकल के जितने भी फ्रेंड्स हैं और हमारे जितने भी प्यारे प्यारे स्टूडेंट्स हैं, उनको अगर आपको कुछ बताना है कि कुछ कमेंट करना कि नहीं आप ये तो करो ही करो, ये तो हो ही गया आपका, ये तो करो ही करो, तो ये आपको सिलेक्शन की ओर ले जाएगा। देखो, मैं लोगों से यही बोलना चाहता हूँ कि सबसे फर्स्ट थिंग गिव अप मत करो। लोग 6 महीने 1 साल तैयारी करते हैं, फिर कहीं ना कहीं सिलेक्शन नहीं होते तो गिव अप कर जाते हैं। मुझे ये चीज सीखने को मिली, इसलिए कहीं ना कहीं जितना भी टाइम लगे टाइम लो, लेकिन फाइनल सिलेक्शन लेके ही जाओ। मेरे फ्रेंड्स के थ्रू, फैकल्टी के थ्रू मैंने हेल्प ली, उनका बहुत सारा मुझे सपोर्ट रहा। थैंक यू बोलना चाहूंगा उन लोगों को मैं, उनके बिना मेरा पॉसिबल नहीं था। उन्होंने मुझे इंकरेज किया, क्योंकि मैं जब मेरा सिलेक्शन नहीं होता था तो उन्होंने मुझे इंकरेज किया, एनकरेजमेंट किया मुझे। तो कहीं ना कहीं मैं लोगों को कहूंगा कि गिव अप ना करें, सबसे बड़ा पॉइंट। फाइनली अगर हम कमेंट की बात करें तो फाइनल कमेंट सर का ये कहना है, ललित घोष जी का, जिनका SBI क्लर्क में रिसेंटली सिलेक्शन हुआ है, कि आप गिव अप मत करिए, आप अपना जो पढ़ाई है उसको करते रहिए। ठीक है, सो आपका SBI क्लर्क तो हो ही गया, लेकिन मैं चाहता हूँ कि आप PO भी क्लियर करें। तो आगे की आपकी थोड़ी सी स्ट्रेटेजी बता दी कि मेरा क्लर्क तो हो गया पर मैं क्लर्क तक रुकूंगा नहीं, PO के लिए भी मेरा मेन टारगेट ये है। मैंने कहीं ना कहीं मतलब अच्छा लेवल मेरा बन चुका है। SBI क्लर्क में नो डाउट अच्छी बैंक है ये, लेकिन मेरा टारगेट RBI है। RBI रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया में लास्ट 2 ईयर्स से RBI ग्रेड बी के एग्जाम दे रहा हूँ, कहीं ना कहीं 2-4 नंबर से रुक रहा हूँ। इस बार मेरा टारगेट है कि RBI निकालना है मुझे। यानी कि फाइनली SBI क्लर्क तो ये निकाल ही चुके हैं, अभी भी गिव अप नहीं कर रहे। RBI के लिए भी ये जाएंगे, तो उसके लिए बहुत बहुत हार्दिक हार्दिक बधाइयाँ। और अभी आप SBI क्लर्क में हो चुका है आपका सिलेक्शन, उसके लिए आपको कॉन्ग्रेचुलेशन। थैंक यू सो मच। ठीक है, और मैं अपने बाकी के स्टूडेंट्स से भी चाहता हूँ कि वो भी इन्हीं के तरह एक फार्मर के बेटे हैं, यानी कि विलेज से है, और उसके बाद भी इन्होंने बैंकिंग सेक्टर में जॉब करने जा रहे हैं। ठीक है, तो मैं सभी बच्चों से बोलना चाह रहा हूँ कि आप भी इनके ही तरह एग्जाम को फेस कीजिए, उसमें सिलेक्ट हो जाए। तो इसी के साथ हम आज यहीं पे अलविदा करेंगे, वापस से मिलेंगे दोबारा से किसी और स्टूडेंट के साथ जो सिलेक्ट होगा हमारे बैंक में, कोई भी क्लर्क या फिर। ठीक है गाइस, तो थैंक यू गाइस फॉर टुडे सेशन, थैंक यू फॉर वॉचिंग।